ये बड़ी खबर बीजेपी से रिलेटेड है। दरअसल राजेंद्र राठौड़ ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। चूरू के तारानगर से इस बार प्रत्याशी के तौर पर राजेंद्र राठौड़ को उतारा गया है और उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। रिटर्निंग ऑफिसर के सामने नामांकन पेश किया है। वो तस्वीरें भी आपको एसडीएम कार्यालय की दिखा रहे हैं, जहां रिटर्निंग ऑफिसर के सामने वो नामांकन प्रक्रिया चल रही है और जहां पर उन्होंने अपना नामांकन भी पेश कर दिया है। इस बार चूरू के तारानगर पर अगर मुकाबला देखें तो बहुत दिलचस्प है, क्योंकि बीजेपी ने राजेंद्र राठौड़ को उतारा और उधर कांग्रेस ने मौजूदा विधायक नरेंद्र को सामने उतारा है। तो चुनावी टक्कर जबरदस्त है, क्योंकि एक तरफ भरोसा जताया है मौजूदा विधायक पर कांग्रेस ने, तो इधर चूरू के तारानगर से राजेंद्र राठौड़ को टक्कर देने के लिए बीजेपी ने इस बार चुनावी मैदान में प्रत्याशी के तौर पर उतारा है और आज राजेंद्र राठौड़ ने अपना नामांकन पेश कर दिया है। और अब बात जयपुर से बड़ी खबर की, जहां पर बागड़ा ब्राह्मण समाज से जुड़े लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल ये प्रदर्शन क्यों हो रहा है वो भी आपको बताते चले। चुनाव में बागड़ा समाज के उम्मीदवारों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया गया और इसलिए वो नाराज है और इसलिए वो प्रदर्शन कर रहे हैं। सेंट्रल पार्क पर एकत्रित होकर पीसीसी वॉर रूम पर पहुंचे हैं। समाज के लोगों का कहना है कि बीजेपी द्वारा दिए जा रहे टिकट लेकिन कांग्रेस दरकिनार कर रही है। वॉर रूम के बाहर नारेबाजी की जा रही है। इनका यह कहना है कि बागड़ा ब्राह्मण समाज का दरअसल उनको नजरअंदाज किया जा रहा है, उनका बहिष्कार किया जा रहा है। दूसरी तरफ आरोप ये भी लगाया जा रहा है कांग्रेस के ऊपर कि बीजेपी तो जो लोग आ भी रहे बाहर से उन सबको तवज्जो दी जा रही है बीजेपी पार्टी में, लेकिन कांग्रेस में हम सबको दरकिनार किया जा रहा है और इसीलिए नाराज है और इसीलिए पीसीसी वॉर रूम के बाहर जमावड़ा लगा है बागड़ा ब्राह्मण समाज का और कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी द्वारा बागड़ा ब्राह्मणों को टिकट नहीं देने से नाराज जो समाज के आज लोग हैं वो पीसीसी वॉर रूम के बाहर पहुंचे हुए हैं और यहां पर धरने पर बैठे हैं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और मांग इनकी यही है कि 200 में से कम एक टिकट तो जो है वो बागड़ा समाज के लोगों को मिलना चाहिए। उनका एक प्रत्याशी प्रवेश कांग्रेस पार्टी में होना चाहिए। इसी वजह से आज यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। समाज के कई प्रमुख जन हैं, वो भी हैं, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, वो भी मौजूद है यहाँ पर। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि किस तरह की आपकी मांग है और क्या आपने अभी कांग्रेस पार्टी में अपनी बात को रखा है? हमारी मांग तो एक ही है कि यहाँ हमें सीट बची हुई है, इसका फैसला नहीं हुआ। हमारे भाई कांग्रेस के टिकट मांग रहे हैं, इसलिए एक टिकट कांग्रेस को दिया जाना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जयपुर तो खूब है, लेकिन राजस्थान में 25 से 20 सीटों पर कांग्रेस का निर्णायक स्थिति है। ये समाज के आप सभी लोग हैं, किसी एक प्रत्याशी के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं कि समाज के व्यक्ति के लिए पहुँचे? समाज का कोई आदमी को दे रहे हैं, किसी भी व्यक्ति को, समाज के व्यक्ति को? हाँ, एक आदमी के लिए नहीं है। अच्छा, किसी व्यक्ति के लिए लॉबिंग नहीं कर रहे हैं आप? अच्छा, क्या आप बोलना चाहेंगे कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों से कोई बात आपकी हो पाई अभी? हाँ, अभी बात हुई हमारी। राम सिंह जी कसबा साहब को हमने ज्ञापन भी दिया है और उनको यही निवेदन किया है कि बागड़ा समाज बाहुल्य है, काफी मतलब राजस्थान में 25 सीटों पर प्रभावित करता है ये, और इसको जनसंख्या को देखते हुए भी, हमारे वोटर्स की संख्या को देखते हुए कम से कम एक सीट बागड़ा समाज को दी जाए। और वो आमेर सीट में सबसे ज्यादा 50,000 के करीब हमारे वोट हैं बागड़ा समाज के, तो उनको ये सीट आवश्यक रूप से दिया है। वहाँ 3 उम्मीदवार कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं, लाइन में है, और आश्वासन भी दिया हुआ था पूरा, पर अब थोड़ा नजरअंदाज किया जा रहा है, इसलिए हमने आज ये आके और इनको ज्ञापन दिया। बागड़ा समाज के साथ में धोखेबाजी नहीं हो, ये बात जो है वो यहाँ पर समाज के प्रतिनिधि, समाज के जो लोग हैं वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि 26 सीटों पर बागड़ा समाज प्रभाव रखता है। आमेर वो सीट है जहाँ पर सबसे ज्यादा बागड़ा समाज के लोग हैं, इसके बावजूद भी उन्हें टिकट में दरकिनार किया जा रहा है, नजरअंदाज किया जा रहा है। इस बात की आशंका उन्हें है कि उनके प्रत्याशी का टिकट नहीं मिलेगा। इस बात को लेकर के आज वे यहाँ पर पहुंचे हैं, बात भी उन्होंने की है और उन्हें उम्मीद है कि उनके प्रत्याशी को यहाँ पर जरूर टिकट मिल सकेगा। कैमरा पर्सन सनद के साथ महेश दाधिच, न्यूज़ 18 जयपुर। और अब बारी यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर एल्विश यादव की, जिनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। तमाम मुश्किलों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं एल्विश यादव। दरअसल नोएडा पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मामला रेव पार्टियों में सांपों के जहर की सप्लाई का है, जिसमें एल्विश यादव समेत 6 लोगों के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण के तहत केस दर्ज किया गया है। दरअसल नोएडा सेक्टर 51 में पुलिस और वन विभाग की टीम ने छापेमारी कर 5 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो रेव पार्टियों में जहरीले सांपों का
जहर नशे के लिए सप्लाई करते थे। पुलिस ने सैवरोन वेंडिंग विला में छापेमारी कर इस गिरोह का भंडाफोड़ किया है और इस मामले में पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिसमें फेमस यूट्यूबर एल्विश यादव का नाम भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह पार्टियों में जहर सप्लाई करते थे और मोटी रकम वसूलते थे। इनके पास से 9 जहरीले सांप भी बरामद किए गए हैं। साथ ही 20 से 25 ml नशीला जहर भी बरामद किया गया है। थाना सेक्टर 49 इलाके का ये पूरा मामला है। कल शाम को एक सूचना मिली पीएफए के माध्यम से कि कुछ सांप को लेके लीगल ट्रेड होने की संभावना है, जिसको देखते हुए तत्काल मैंने फॉरेस्ट की टीम को मौके पर भेजा और पीएफए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में ये कार्रवाई की गई। इनपुट थे हमारे पास कि ये स्नेक वेनम का इस्तेमाल जो है प्लेजर ड्रग के रूप में कई पार्टियों में किया जाता है। इसको लेकर के काफी समय से हम लोग फॉलोअप में थे। पीएफए द्वारा इसको ट्रैप लगाया गया था, जिसमें ये कल लोग फंसे हैं और इनको अरेस्ट किया गया है। दिल्ली एनसीआर की रेव पार्टियों में सांप का जहर सप्लाई करने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया गया है, जिसमें वन विभाग और पुलिस की टीम ने रेड किया। आपको बता दें कि इस पूरे प्रकरण में 6 नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें बिग बॉस के फेम और विजेता रहे एल्विश यादव भी शामिल है। इस समय 49 थाने में ही। और आपको बता दें कल वन विभाग को एक सूचना मिली थी, जिसके बाद ज्वाइंट रेड की गई है, जिसमें 6 लोगों को गिरफ्तार किया है और आरोप है कि ये तमाम लोग जो गिरफ्तार किए गए हैं ये पार्टियों में जहर सप्लाई किया करते थे। 6 तस्कर को वन विभाग ने दबोचा है और फिलहाल इस पूरे प्रकरण में एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें 9 जहरीले सांप भी बरामद किए हैं। आरोपियों के पास से 20 से 25 ml नशीला जहर भी बरामद हुआ है और 5 कोबरे, 2 मुँहे सांप, लाल सांप और अजगर, ये तमाम जो सांप है ये बरामद किए गए हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो सेक्टर 51 में एक जगह ये तमाम लोग पहुंचे थे। लगातार वन विभाग के जो अधिकारी, उनका कहना है कि इनको ट्रेस आउट किया जा रहा था और कल सूचना मिली, जिसके बाद रेड करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कैमरामैन जगदीश के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। और उत्तर प्रदेश पुलिस ने रेव पार्टियों में सांप का जहर उपलब्ध कराने के आरोप में यूट्यूबर और बिग बॉस विजेता एल्विश यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इस पर भाजपा सांसद और पीपल फॉर एनिमल्स की संस्थापक मेनका गांधी ने कहा है कि उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। यह ग्रेड 1 अपराध है, यानी 7 साल की जेल होनी चाहिए। ट्रैप लगा करके उनके लोगों को पकड़ा है। ये जो बंदा है, इसके ऊपर हमारी नजर बहुत दिनों से है, क्योंकि ये जो अपने फिल्में खींचता है, फोटो खींचता है और लगाता है यूट्यूब पर, उसमें वो सांप अक्सर पहनता है। तो फिर ये सारे के सारे सांप इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, पाइथन्स हैं, कोबरास हैं, और इनको लेने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए 7 साल की सजा है। संगीन जुर्म माना जाता है। शेड्यूल 1 एनिमल है। और अब बारी राजधानी दिल्ली की और एनसीआर की, जहां पर इन दिल्ली एनसीआर और इन इलाकों में हवा और भी ज्यादा जहरीली होती जा रही है। सबसे ज्यादा नोएडा में पॉल्यूशन ने परेशान कर रखा है। नोएडा में ज्यादातर इलाकों में AQI 400 के करीब पहुंच गया है और ग्रेटर नोएडा की अगर बात करें तो AQI 450 के करीब है। यह हालत डार्क रेड जोन कहलाती है। इस बीच ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी कि ग्रैप के तीसरे चरण को भी लागू कर दिया गया है, जिसके तहत निर्माण कार्यों पर रोक के साथ ही BS3 और 4 वाले वाहनों पर भी रोक लगाई जाए। जब AQI 401 से 450 पर आता है तब ग्रैप की 3rd स्टेज लागू की जाती है। उधर दिल्ली में प्रदूषण के खतरनाक लेवल को देखते हुए दिल्ली में 5वीं तक के सभी स्कूल आज से 2 दिन तक के लिए बंद किए गए हैं। वहीं दिल्ली में कई स्थानों पर छिड़काव भी किया जा रहा है। अब तो ईडी की टांगे कांप रही होगी, वो भी कह रही होगी कि कहां किस शेर के पास चले गए। आज
लोग कहते हैं कि यूथ नहीं, आज यूथ खड़ा हो गया है आपके साथ, कोई नहीं रोक सकता। बहुत बहुत मेहरबानी, धन्यवाद, जय हिंद, वाहिगुरु जी का खालसा। देखो जे मजा है कांग्रेस का, अब मैं बोले सोने वाल कहूंगा तो आप साथी का बोले सो निहाल। अब तो मोर लग गई। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। अभी तेजाजी महाराज की देखिए, हमारे गुरुओं ने, आपने कभी किसी ने बाबा बुड्ढा साहब का नाम सुना होगा, वो भी जाट थे, रंधावा हैं। उन्होंने 9 गुरुओं को तिलक लगाया। तो हमारा जो पिछोकड़ है रंधावों का, वो जैसलमेर है। हमारी जात, रन का मतलब जंग, वो लड़ाई, रणभूमि, धावा का मतलब धावा बोलते थे हम। तो आज रंधावा जहां भी धावा बोलने आया है बीजेपी के अगेंस्ट, अब मैं नारा लगाऊंगा, तेजाजी महाराज की, तेजाजी महाराज की मेहरबानी। बोलो गोगा जी महाराज की, राम सा पीर की। और अब बीकानेर के खाजूवाला से बड़ी खबर आपको बताते चले, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी गोविंद राम मेघवाल ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। मेघवाल ने शुभ मुहूर्त में भरा अपना पर्चा। खाजूवाला में रिकॉर्ड विकास के काम हुए हैं। ये सारे स्टेटमेंट्स मेघवाल की तरफ से आए हैं। दरअसल विकास कार्यों के नाम पर जनता से मांगेंगे वोट। मेघवाल ये कह रहे हैं कि हम काम के हिसाब से जनता के बीच जाएंगे और उनसे वोट मांगेंगे। तो बीकानेर के खाजूवाला से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी है गोविंद राम मेघवाल, जिन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं एसडीएम कार्यालय की, जहां पर वो अपना नामांकन प्रक्रिया पूरी करते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी हैं गोविंद राम मेघवाल, जहां बीकानेर के खाजूवाला से इस बार प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतारा गया है और मुकाबला भी दिलचस्प है। मेघवाल ने शुभ मुहूर्त में अपना पर्चा भरा है और साथ साथ कहा है कि इस बार विकास के काम पर हम लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। जो जो हमने काम किए हैं हम वही लेकर जनता के बीच जाएंगे और जनता से कहेंगे कि हमने ये काम किया है 5 सालों में, इसलिए आपको हमें फिर से जिताकर लेकर आना है। और अब अगली खबर की तरफ रुख करते हुए बताते चले कि दानिश अबरार ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। सवाई माधोपुर से दाखिल किया है दानिश अबरार ने अपना नामांकन। रिटर्निंग अधिकारी के सामने अपने नामांकन को पेश किया है। तस्वीरें भी सामने हैं। सवाई माधोपुर से ये दानिश अबरार है जो रिटर्निंग अधिकारी को अपना नामांकन पर्चा दे रहे हैं। सवाई माधोपुर से ये कांग्रेस प्रत्याशी है दानिश अबरार। और अब बारी चित्तौड़गढ़ की, जहां पर बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही दलों ने नए उम्मीदवारों को टिकट दिया है, जिसका विरोध दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता कर रहे हैं। बीजेपी की बात करें तो यहां बीजेपी ने चंद्रभान सिंह आक्या का टिकट काटकर नरपत सिंह राजवी को मैदान में उतारा है, जिसका विरोध अब तक जारी है। यही आलम कांग्रेस का भी है। चित्तौड़गढ़ सीट से पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह जारावत को टिकट देने पर आला कमान फैसला नहीं कर पाया, जिससे समर्थकों में बेचैनी है। सूत्रों की माने तो आला कमान सीट पर किसी दूसरे प्रत्याशी को टिकट देने पर विचार कर सकती है, लेकिन इस सुबुगाहट के बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लामबंद होना शुरू कर दिया है। करेंगे बाहरी व्यक्ति जिसका चित्तौड़गढ़ से कोई लेना देना नहीं है, जो 2013 में पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ चुका है, वो या उनका परिवारवाद एक ही है। हम ऐसे किसी व्यक्ति को स्वीकार नहीं करेंगे। मैंने अभी पहले भी आपसे निवेदन किया है कि सुरेंद्र सिंह जी जाड़ावत को कोई पद लोलुपता नहीं है, लेकिन टिकट ऐसे व्यक्ति को मिले जो यहाँ पार्टी के लिए संघर्ष करता है, जिसने चित्तौड़गढ़ के कार्यकर्ताओं को समय समय पर संभाला है, जिससे कार्यकर्ताओं की भावना जुड़ी है और साथ ही साथ जनता जिसको स्वीकार करे। क्योंकि कांग्रेस पार्टी में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो भावना है और हमारे बूथ के कार्यकर्ता की जो भावना है, वो भावना एक है और वो भावना ये है कि जो जनता के मन को भाए वही व्यक्ति चुनाव लड़े।
और तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 कार्यक्रम का उद्घाटन किया। दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के उद्घाटन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप सदस्यों को 3 से 80 करोड़ रुपए की प्रारंभिक पूंजी सहायता के वितरण की प्रक्रिया शुरू की। उद्घाटन कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि स्वाद और तकनीक का ये फ्यूजन एक नए भविष्य को जन्म देगा और एक नई इकोनॉमी को गति प्रदान करेगा। आज की बदलती हुई दुनिया में 21वीं सदी की सबसे प्रमुख चुनौतियों में से एक फूड सिक्योरिटी भी है। इसलिए वर्ल्ड फूड इंडिया का ये आयोजन और भी ज्यादा अहम हो गया है। जिस तरह यहाँ टेक्नोलॉजी पेविलियन, स्टार्टअप पेविलियन और फूड स्ट्रीट जैसी व्यवस्थाएं की गई हैं, वो अद्भुत है। टेस्ट और टेक्नोलॉजी का ये फ्यूजन एक नए फ्यूचर को जन्म देगा, एक नई इकोनॉमी को गति प्रदान करेगा। आज की बदलती हुई दुनिया में 21वीं सदी की सबसे प्रमुख चुनौतियों में से एक फूड सिक्योरिटी भी है। इसलिए वर्ल्ड फूड इंडिया का यह आयोजन और भी अहम हो गया है। और वही खबर है, वाराणसी ज्ञानवापी केस में मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है। दरअसल हाईकोर्ट के फैसले पर दखल देने से सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ इनकारनामा आ गया है। सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की तरफ से याचिका खारिज कर दी गई थी और मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि सिस्टम का दुरुपयोग हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट का जो फैसला था वो उन्हें लेने दीजिए। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने अपनी बेंच में केस ट्रांसफर किया था। मुस्लिम पक्ष ने केस ट्रांसफर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। तो हाईकोर्ट के फैसले पर दखल देने से सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ इनकारनामा आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हाईकोर्ट ही जो फैसला ले रहा है उसे वही फैसला लेना चाहिए। और बड़ी खबर आपको बताते चले कि राजेंद्र राठौड़ ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। तारानगर से दाखिल किया है अपना नामांकन पत्र। रिटर्निंग ऑफिसर के सामने अपना नामांकन पत्र पेश भी किया। तो चूरू से ये तस्वीरें आपको दिखा रहा है। चूरू के तारानगर से राजेंद्र राठौड़ ने अपना नामांकन दाखिल किया है। बीजेपी के प्रत्याशी है राजेंद्र राठौड़। और उधर चूरू में दिलचस्प मुकाबला भी देखने को मिलेगा क्योंकि मौजूदा विधायक हैं कांग्रेस और मौजूदा विधायक कांग्रेस ने नरेंद्र को उतारा है इस बार। तो चुनावी जंग में मौजूदा विधायक के ऊपर भरोसा जताया गया और उधर बीजेपी ने राजेंद्र राठौड़ को उतारा है। चूरू के तारानगर से नामांकन पत्र फिलहाल राजेंद्र राठौड़ की तरफ से दाखिल कर दिया गया है। तो ये एसडीएम कार्यालय की तस्वीर अंदर से दिखा रहे हैं जहां पर अपने नामांकन प्रक्रिया को पूरी करते हुए नजर आ रहे हैं राजेंद्र राठौड़। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं तारानगर से अपना नामांकन प्रक्रिया दाखिल किया है। दरअसल लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व होता है ये और इसीलिए इस पर्व को ये चुनावी रस्म की पहली प्रक्रिया होती है जिससे गुजरकर हर प्रत्याशी को जाना पड़ता है। और